कल आपने आधे घंटे का प्रोग्राम किया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जी नाज़रीन, मैं हूं सैयद उमर करज़ई, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम। आज एक नए मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का जो मौजू मैं आपके सामने लाया हूँ, वो एक इंतहाई हसास मौजू है, जो कि हर गरीब की आवाज़ होनी चाहिए। और हर जो गरीब मरीज हैं, खास करके जो दूर दराज से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं, और यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे चेकअप के लिए आते हैं, उनके साथ यहाँ पे क्या रवैया रखा जाता है। और जो सरकारी अस्पतालों में आते हैं, अक्सर ये होता है कि बाग में, खास करके मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में तो सहूलत अच्छी है। मुजफ्फराबाद में भी ऐसी सहूलत अच्छी है। बाग हो गया, नीलम वैली हो गया, या फिर दूसरे जो इस तरह के थोड़े से पसमानदा से इलाके, बाग इतना पसमानदा नहीं है, उसको पसमानदा बनाया गया सेहत के हवाले से। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि वहां से जो मरीजों को रेफर किया जाता है, उनके साथ आके यहाँ के सरकारी अस्पतालों में क्या सलूक होता है। आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब, गुलाम अली खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा खान साहब, तजियाकार हैं, सीनियर, इस्लामाबाद से हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। गुलाम अली खान साहब और मुस्तफ़ा खान साहब, आप दोनों को स्टूडियो पे बहुत बहुत सलाम करता हूँ। गुलाम अली साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि इस वक्त आप रावलपिंडी में मौजूद हैं। और रावलपिंडी के जो अस्पताल हैं, खास करके ये जैसे होली फैमिली हो गया, बेनजीर भुट्टो अस्पताल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं डीएचक्यू हो गया, या हेलो। फिर दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें जब मरीज आते हैं दूर दराज से, सबसे पहले तो उनको चेकअप के बहाने से वहां पे एक माफिया मौजूद है, जो कि किसी भी सादा लोग मरीज को देखेगा और उससे कहेगा कि चलो मैं आपका इलाज, आपके लिए जो आपके टेस्ट वगैरह, पर्ची वगैरह, और डॉक्टर से जो चेकअप के जो प्रोसेस है, वो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। और उनसे वो हजारों रुपए बटोर देते हैं। और ये वो लोग हैं जो होली फैमिली और या फिर बेनजीर अस्पताल या फिर इन अस्पतालों का अमला है, जो अंदर का अमला है, जो मुलाजमीन है, वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी जानब मरीजों से अगला सवाल मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले इस पर बात करते हैं कि ये जो मुलाजमीन ने ये काम शुरू किया हुआ है कि जो लोग मरीजों को, सादा लोग मरीजों को लूट रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपका एक गहरा तलक है, यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 65 न्यूज़ का और आपका उमर करज़ई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने फिर एक अच्छे मौजू पे ये प्रोग्राम रखा। तो मुस्तफ़ा खान साहब को भी मैं वेलकम करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। बाकी जो अस्पतालों की बात है, वो तो मैं समझता हूँ कि अस्पतालों की हालत ज़ार पे अगर बंदा वहाँ जाए तो वहाँ रोना आता है, क्योंकि वहाँ मरीज जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के सराउंडिंग में, पिंडी सिटी तो अलग है ना, पिंडी सिटी से लोग आते ही आते हैं, लेकिन पिंडी के सराउंडिंग से भी लोग होली फैमिली और डीएचक्यू और बेनजीर हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए दूर दराज से आते हैं। लेकिन वहाँ पे आम आदमी और गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। जब तक कोई मोटी सिफारिश या कोई तकड़ा बंदा पीछे ना हो, बंदे का टेस्ट तक नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं करा सकता। आपको इसका खुद तजर्बा है। सरकारी अस्पतालों में वही लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। जो जिनके पास तो पैसा है वो तो प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा के अपना कोई ना कोई कर लेते हैं बंदोबस्त। लेकिन गरीब और आम आदमी जिनको सहूलत मिलनी चाहिए, वो उनको सहूलियात अस्पतालों में नहीं मिल रही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये तब्दीली के नाम पर जो हुकूमत आई, इस हुकूमत में भी अस्पतालों की हालत वही है जो पहले होती थी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे हैं, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब जो है चीजें सरकारी अस्पतालों में ऑन पेमेंट होती हैं। जिनके पास थोड़े बहुत दरमियाने मिडिल तबके के जो लोग हैं, जिनके पास तो जिनके पास 10 रुपए पर्ची के लिए नहीं है, जो गरीब लोग, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पर्ची फीस के पैसे भी नहीं होते, तो वो पाँच गवर्नर सौ साहब, रुपया या 1000 रुपया बात की तरफ मैं आ या रहा एक्सरे हूँ का या कि ये जो दिल्ली अल्ट्रासाउंड। सरकार ने बड़े दावे किए थे सेहत के हवाले से, बड़े दावे किए थे कि हम सेहत की सहूलियात देंगे, और इमरान खान साहब ने अपनी जो सियासत का आगाज किया था, शौकत खानम जैसा एक कैंसर का बड़ा अस्पताल बना के किया था, तो वो अस्पताल से ही उन्होंने सियासत का आगाज किया, और उनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। अब यहाँ पे जाते हैं, एक एक्सरे के जो इन्होंने कीमत रखी हुई है, वो 500 रुपये फीस रखी हुई है। जो आम जो दीगर टैक्स है, किसी का 400 फीस रखी हुई है, किसी का 800 रखा हुआ जी है, जी। किसी का 1300, किसी का 1200। और मरीज जो बेचारे गरीब होते हैं, मैंने बहुत सारे मरीज देखे हैं जो आते हैं, उनके जेब में पैसे नहीं होते हैं, और वो बगैर टेस्ट करवाए वापस चले जाते हैं, और वो उनका इलाज वहीं पे अधूरा रह जाता है। यानी कि
जगह टैक्स अगर कहा जाए कि हुकूमत की तरफ से ये जगह टैक्स है, या तो फिर ये है, या तो फिर अस्पतालों की मैं जो मेरी इंतजाम बात है ये सुनो। अपनी मनमानी कर रही है। जी जी गुलाम मैं साहब। वही बात कर रहा था, आपने काट दी, वो मेरा जवाब तो आपने दिया। आप एंकर भी हो गए और आप वो जवाब देने खुद हो गए। मैं नहीं, वही बात कर रहा था कि तजर्बे जिन से लोगों आगे के पास बोल। 10 रुपए पर्ची के लिए नहीं होते, तो वो मतलब अब टेस्ट 500 रुपए 1000 रुपए के टेस्ट कैसे कराएंगे? तो वो गरीब जो है ना, पहले भी पिस रहा था, अब भी पिस रहा है। तो दवाइयाँ जो अस्पतालों में मिलती हैं, वो भी सस्ती तरीन दवाइयाँ जो है, पैनाडोल टाइप इस तरह की दवाइयाँ वो मिल जाती हैं। बुखार के लिए, खांसी के लिए, शरबत नॉर्मल जो सस्ते होते हैं। बाकी जो दवाइयाँ हैं वो सब उनको बाहर मेडिकल स्टोरों से लेनी पड़ती हैं। उसकी वजह यह है कि ये अमला सारा मिला होता है बाहर मेडिकल में। मुझे खुद जाती तौर पर तजर्बा हुआ है। फतेह जंग से आगे, काफी पहले की बात है, फतेह जंग से आगे पिंड जाफर है। उस पिंड जाफर में एक छोटा सा बेसिक हेल्थ यूनिट था। वहां मेरे डॉक्टर दोस्त थे, डॉक्टर फारूक साहब, वो मुझे वहाँ उन्होंने बुलाया। मैं गया हूँ वहां पे, उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी दिखाई तो मैंने हैरान रह गया। वहां पे हर महंगी से महंगी दवाई पड़ी थी। मैंने उन्हें कहा ये दवाई कहाँ से आती? कहते हैं हमें सरकारी जो आती है वो आती है। मैं कहा तो बड़े अस्पताल में, कहते हैं सब जगह आती है। मतलब अगर छोटे से बेसिक हेल्थ यूनिट में इतनी दवाइयाँ अच्छी महंगी आ सकती तो अस्पतालों में नहीं आती होंगी। अस्पतालों में दवाइयाँ आती हैं, लेकिन दवाइयाँ बारों बार चली जाती हैं। आम आदमी, गरीब आदमी के लिए वहां पे सिर्फ पैनाडोल या खांसी का शरबत या बुखार का इंजेक्शन, ये चीजें अवेलेबल होती हैं। बाकी सब चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। तो कहने का मकसद है कि आइन के आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक वो रियासत की जिम्मेदारी है कि उन अवाम को उन आर्टिकल के तहत वो बुनियादी सहूलतें दी जाएं, जिसमें सेहत, तालीम और ये चीजें बुनियादी शामिल है। लेकिन ना यहाँ पे सेहत का ख्याल रखा जाता है, ना तालीम का ख्याल रखा गया। तालीम महंगी हो गई है, दवाइयाँ 95% महंगी पिछले दिनों हुई हैं। अभी पेट्रोल में 1.5 रुपया सस्ता किया है, लेकिन जब बढ़ाएंगे अगले 15 दिन के बाद 4-5 रुपये बढ़ा देंगे। तो ये कहने एकदम का बढ़ा मकसद है, देंगे। अवाम जो है ना, अवाम पिस रहे हैं, गरीब अवाम, और अमीर अमीरतर होता जा रहा है। तो इसमें यह है कि दूसरी चीज, जो लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पार्क चौक में, वहां पे भी अगर जाए, वहां भी मरीज बेचारे रुल रहे होते हैं। जिस तरह आपका सेंट्रल अस्पताल जो बेनजीर अस्पताल, वहां पे यही पोजीशन है। वहां पे जो दवाइयाँ मरीज को सब बाहर मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, तो अस्पताल की दवाइयाँ बाहर चली जाती हैं, वही जाके खरीदनी। समझता हूँ जी कि बहुत शुक्रिया। अ, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। ये मैं अब चलते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे सीनियर तजियाकार मुस्तफ़ा खान साहब। मुस्तफ़ा साहब, क्या पोजीशन है इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों की? पॉली क्लिनिक वहाँ पे है, पिम्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, तो क्या मतलब आपको वहाँ पे क्या कोई इतलात हैं कि वहाँ पे भी इसी तरह से लूटमार का सिलसिला जारी है? जो लेट डेट्स देते हैं 10-10 20-20 दिन की बाद के मरीजों को कि आप आ जाएं, हालांकि डॉक्टर बता देते हैं कि आप आज टेस्ट करवा दें, जाके बनवा दें पर्ची। तो जो पर्ची माफिया बैठी हुई है वो देती है आगे 10 से 20 दिन का टाइम। ये प्रिंस हॉस्पिटल में भी हो चुका है। लेकिन इससे हटके ये जो लूटमार हो रही है फीसों के नाम पे, तो क्या ये प्रिंस हॉस्पिटल में भी है? बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैं सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट पॉली क्लिनिक की बात करूंगा। ये जो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है हमारा इस्लामाबाद में, ये जब इस्लामाबाद मार्ज वजूद में आया, जब इस्लामाबाद बना था, तो उस टाइम सबसे पहले पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल बना था। और आज 2020 की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पॉली क्लिनिक इस टाइम ये हालत है कि पॉली क्लिनिक में इस टाइम सिटी स्कैन मशीन कोई नहीं है। अगर किसी को हेड इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो पॉली क्लिनिक उसको फिल फॉर कंपेन्स में भेजते हैं सिटी स्कैन के लिए। नैरो सर्जन यहाँ पर कोई नहीं है। और जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हार्ट अटैक होता है, उनको इको की डेटें लेनी पड़ती हैं, और इको की डेटें 1-1 महीने बाद की मिलती हैं। ये तो हालत है पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल की। अब मैं आपको लेबोरेटरी की बात करता हूँ। जो पॉली क्लिनिक की लेबोरेटरीज हैं, उनकी लेबोरेटरीज की पोजीशन ऐसी है कि यकीन करेंगे, उनके डॉक्टर जो हैं वो खुद कहते हैं अपने पेशेंट को कि आप प्राइवेट टेस्ट करा के ले आए। इसका मतलब है जो पॉली क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं, उनको भी अपनी रिपोर्टों पर जो है वो एतमाद नहीं है। ये पॉली क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूँ। और ये वो पॉली क्लिनिक है जहां पर यहाँ पर हमारे जो वजीर आजम पाकिस्तान है इमरान खान साहब, वो 2 दफा यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। और अचानक दौरा किया, बकौल मीडिया के अचानक दौरा किया और तसल्ली बख्श करार दिया उन्होंने। मुझे तो हैरानी होती है कि उन्होंने किस तरह का तसल्ली बख्श करार दे दिया, जिस पॉली क्लिनिक में सिटी स्कैन मशीन नहीं है, जिस पॉली क्लिनिक में नैरो सर्जन नहीं है,
जिस पॉलिक्लिनिक में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ईको के लिए एक एक महीने की डेटें मिलती हैं। ये हाल है मेडिकल फैसिलिटीज की। गुलाम अली साहब ठीक कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 38 है वो तो इंश्योर करा रहा है गरीबों को, उनके सेहत का मसला, रोजगार का मसला, उनके तालीम का मसला। तो सबसे बड़ा अहम मसला जो है रोजगार, ये सेहत का है। आप देखें इस टाइम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हमारे जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा है, और मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। इस्लामाबाद को बने हुए कितना अरसा हो गया है आप ये देखें, और आज तक पूरे इस्लामाबाद में दो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक पिम्स है और एक पॉलीक्लिनिक है। तो आप देखें इनके ऊपर इतना लोड है। और उसके बाद एक और बात करूंगा मैं आपको, ये जो पिम्स अव्वल तो पॉलीक्लिनिक में कोई ना एको की सहूलत है, मैंने आपको बताया कि सॉरी एंजियोग्राफी की सहूलत नहीं है। एंजियोग्राफी की सहूलत जो है वो सिर्फ जाके पिम्स में आती है, और वो भी सरकारी मुलाजिम जब जाता है वहां पर उसको जब एंजियोग्राफी करनी पड़ती है तो सबसे पहले वो कहते हैं जी आप 10,000 या 15,000 जो है आप पे कर दें। अब मुझे ये बताएं, जो सरकारी मुलाजिम बेचारा क्लास 4 का पेशेंट है, तो और जो बेचारा सरकारी मुलाजिम है उसके पास उस टाइम पैसे नहीं होते कि वो एंजियोग्राफी कराने के उसी टाइम पैसे जमा करा सके। उसके बाद जब एंजियोग्राफी के लिए अगर वो करा लेता है तो ये हमारे डॉक्टर जो है ये कसाई से कम नहीं है। जब ये पेशेंट, मैं मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे हमारे गुलाम अली साहब तर्जुमान है पाकिस्तान अवामी तहरीक के, वो 2 दफा इस पोजीशन से गुजर चुके हैं। जब पहली दफा उनको हार्ट अटैक हुआ था तो मैं वहां पर मौजूद था इत्तेफाक से, तो गुलाम अली साहब को जब उन्होंने एंजियोग्राफी की तो बाहर आके कहते हैं कि जनाब बस अब जिंदगी खतरे में है, अब 10 मिनट भी लेट किया तो ये जो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो आप 6 लाख रुपए ले आए, तो आप 6 लाख रुपए दें तो आपको इस टाइम हमने इंस्टेंट डालने हैं। तो उस टाइम मैं इस बात से मुझे करने में कोई वो नहीं है कि जो डॉक्टर ताहिर कादरी हैं जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह, तो उन्होंने उस टाइम बड़ी शफकत का मुजाहरा किया, और उन्होंने अपने कारकुनान को अपने वो औलाद की तरह समझते हैं। उन्होंने इस केस को खुद डील किया और डॉक्टर फयाज रांझा साहब को फोन किया कि मेरा बेटा इस टाइम आपके इधर हॉस्पिटल में दाखिल है, पिंडी रावल हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी, नवाज शरीफ ने जो बनाया। उनके इंटरफेयर होने से डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के इनका बाईपास हुआ। बताएं, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये क्या करते उस टाइम। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने गुलाम अली साहब को इसलिए दे दी, आज वो मौजूद है इस प्रोग्राम में। तो मैं आपको बताऊं वहां भी यही हाल होता है, सरकारी मुलाजम के पास पैसे नहीं होते, डॉक्टर कहते हैं कि ना दिए तो 10 मिनट बाद ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वो बेचारे क्या करते हैं, बाहर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं। ये हाल है इस मुल्क की सेहत का, ये निजाम है इस मुल्क का। तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं, आप क्या, मैं आपसे क्या इस बारे में, तो जितनी हम बातें कर लें वो टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन जो है ना शिकवे शिकायत खत्म नहीं होंगे जो गरीबों का मसाइल है। तो ऐसे जो आपने साहब आपने बड़ी आपने बेहतरीन बात की है। दरअसल में यहाँ पे ना ही तो कानून है, ना ही कानून की आंखें, और ना ही उनको कुछ देखने वाला है, ना ही यहाँ पे सेहत का निजाम है। यहाँ पे वो मुल्क है जहाँ आपका एक सजा याफ्ता मुजरम आपसे आसानी से निकल जाता है। मेडिकल की जहाँ पे सहूलत की ये सूरत हाल है कि हुक्मरान जो तबका है वो अपना इलाज तो यहाँ पे करवा नहीं सकता। उनके जो जिस्म के जो पुर्जे लगे होते हैं वो मेरे ख्याल में कुछ खास किस्म के ऊपर से ही लग के आते हैं, या क्या होता है कि उनके जो यहाँ पे उनके स्टंट नहीं डल सकते, लेकिन जो गरीब आदमी है वो यहीं पे रुल रहे होते हैं। बहरहाल अभी एक छोटा सा मैं गुलाम अली साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैंने एक अस्पताल में हाल ही में मुझ पे एक तजर्बा गुजरा। वहां पे जब मैं अपने इलाज के लिए गया तो वहां मैंने एक पर्चे वाले से पूछा, मैंने कहा यार आप हुकूमत से तनख्वाह नहीं लेते हो, ये इतनी ज्यादा फीसें और ये इतनी क्यों ले रहे हो, क्यों गरीबों को लूट रहे हो? वो कह रहे हैं हम खर्चे पूरे कर रहे हैं। अब गुलाम अली साहब आप बताएं कि ये कौन से खर्चे पूरे किए जा रहे हैं जो आपकी जेब से, मेरी जेब से, एक आम आदमी की जेब से, जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है उसकी जेब से जो ये लेके तो कमाई जा रहे हैं। यहाँ पे तो सरेआम कमाई हो रही है, इतने इतने नोट मैंने उनके दराजों में देखे। तो ये तो पूरा माफिया सरगर्म है। ये असल में कोई पूछने वाला नहीं ना, कोई ऊपर इनका है ही नहीं देखने सुनने वाला। महकमा सेहत, जो वजीर सेहत है उनको अपनी पड़ी हुई है, वो अपोजिशन के चक्रों में है। इन्होंने नवाज शरीफ को जेल से निकाल के बाहर भेज दिया, अब वो कहते हैं वापस लाएंगे। ये 40 साल से 50 साल से यही ड्रामा चल रहा है कि नवाज शरीफ कैसे इक़्तिदार में लाया जाए, नवाज शरीफ कैसे बाहर भेजा जाए, नवाज शरीफ कैसे वापस लाया जाए। ये ड्रामा, ये फिल्म, ये फेक सब ड्रामा चल रहा है। अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, अवाम चक्की में पीस रहे हैं। तो मैं स्टंट के हवाले से एक बात करना चाहूँगा। आपने बात की, जैसा मुस्तफा भाई ने भी, इन्होंने मुस्तफा खान साहब ने बात की कि मेरा वो डॉक्टर साहब ने, ताहिर कादरी साहब ने शफकत मंगवाई तो मेरा इलाज के लिए सारा उन्होंने किया। तो स्टंट जो
2,80,000 1,80,000 रुपए का स्टंट ये देते हैं एक। क्योंकि मुझे जब स्टंट पड़ा इतनी कीमत थी, उसके बाद 2-3 साल बाद मुझे 2018 के नवंबर में एक स्टंट और पड़ा। वो उन्होंने 1,80,000 रुपये स्टंट का लिया, 20,000 रुपये एंजियोग्राफी का, 2 लाख रुपया एक स्टंट का लिया। तो हमने चलो कर दिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास 2 रुपए नहीं है, 200 रुपये नहीं है इलाज के, वो स्टंट कहाँ से? एक दोस्त हमें मिलने किसी एक शादी में गए, वो साहब से पूछा क्या काम करते हैं, उन्होंने कहा मैं स्टंट प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने कहा कितने का स्टंट देते हैं? कहते मैं मुझे आता है ना जितने का भी, मैं 30,000 का देता हूँ आरआईसी में। आरआईसी में जो उनके इंचार्ज हैं 50,000 उनके ऐड हो जाता है, स्टंट हो जाता है 80,000 का। उसके बाद आगे जो डॉक्टर हैं पूरी टीम है, उन सबके 20-20, 30,000 ऐड करके 1,80,000 का एक स्टंट पड़ जाता है। जबकि 30,000 का स्टंट वो अस्पताल में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन स्टंट जो आते हैं वो तो मेरे ख्याल 10,000 का भी नहीं होगा, लेकिन अवाम की जेबों से निकाला जा रहा है, अवाम को मतलब कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूंगा, टाइम भी काफी हो रहा है, कि अस्पतालों में जो मैं काफी अरसे से ये आवाज मैंने उठाई, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी, बाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब मौका मिला ये बात की कि अस्पतालों में जो पार्किंग फीस का अजरा किया गया है, वहां पे ठेकेदार बदमाश बिठाए हुए थे। बाहर रेट कुछ अलग लिखे, अंदर मेरे सुने, जब कोई मरीज को लेके उसके साथ लवाहिकीन आते हैं, वो जल्दी में होते हैं, पर्ची लेते हैं, चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं वो कहते हैं इतने पैसे दे दो, 50 रुपए घंटे के हिसाब से वसूल करना शुरू कर देते हैं। हर वक्त वहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी अपील है, मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि अस्पतालों में खुदारा ये पार्किंग फीस खत्म की जाए। सिर्फ एक अस्पताल नहीं, सारे अस्पतालों की यही हालत है। आरआईसी में भी इंतजामिया था, ये सेक्रेटरी हेल्थ इस मामले को देख सकता है ना, जो ये तो इंतजामिया मेरी सुने ना बात, इंतजामिया सेक्रेटरी ये सब मिले होते हैं, वो ठेके जो होते हैं करोड़ों रुपए के, वो उनको हिस्से मिलते हैं उसमें से। वहाँ बदमाश बिठाए होते हैं, जरा सा कोई निकलने लगे उसको मार कुटाई शुरू कर देते हैं। मेरा ये आज इस चैनल के थ्रू जो अगर कोई इंतजामिया के बंदा या कोई सुने, कोई अवाम सुने, उस पैगाम को आगे पहुंचाएं कि उस चीज को, ठेके को खत्म किया जाए। अस्पताल की जो इंतजामिया, वो अस्पताल के वर्कर जो है, उनमें से बंदा बिठाया जाए जो पर्ची दे, जब एंटर हो गाड़ी, आपसे वो पर्ची ले ले, गाड़ी चली जाए चेक करके, पैसे ना ले, पैसे ना लिए जाए। कि पैसे लेने और बहुत सारी जगह जहाँ हुकूमत पैसे वसूल कर रही है, अस्पतालों में कम से कम मरीजों के साथ ये नारवा सलूक, इसको खत्म होना चाहिए। हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करते रहे हैं, बहुत जगह आवाज उठाई, लेकिन किसी ने, पिछली हुकूमतों में भी यही हाल था, मौजूदा हुकूमत में वही हाल है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर तरुण साहब ने फरमाया था कि तब्दीली हवा में उड़ जाएगी बहुत जल्द, तब्दीली 2.5 साल हो चुके हैं, हवा में उड़ चुकी है। अभी कुछ देर पहले एक चैनल पे अपना वो बैठे हुए थे एक एंकर पर्सन, वो बात कर रहे थे कि 2.5 साल से इन्होंने सानिया मार्ल्टन का नाम तक नहीं लिया, बाकी इंसाफ इस मुल्क में क्या होगा। आज का एक वाकया, एक गरीब खातून है, यहाँ पे हमारे इलाके में रहती हैं, उनके साथ वो आते रहते कुछ ना कुछ उनके मामला कर रहे, वो कहती मेरा 7,000 रुपये स्विगी गैस का बिल आ गया। मैंने कहा कितने महीने का? कहते 1 महीने का। 1 महीने का बिल, उनका इस्तेमाल भी नहीं है, घर की सब्जियां भी नहीं है। वो कहती है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और इन्होंने महकमा स्विगी गैस वालों ने, जो रावलपिंडी का ऑफिस है, एक तो इस्लामाबाद में I9 है, I9 में ऑफिस, और इस्लामाबाद वालों के लिए पिंडी वालों का जो ऑफिस है वो सवांग पुल के पास, उससे भी आगे बनाया। अब वो गरीब खातून कैसे जाएगी उस बिल को ठीक करवाने के लिए? अव्वल तो बिल आया क्यों इतना ज्यादा, दूसरी बात है मैं अपनों से कहा चलो मैं खुद सुबह जाके ठीक करवा। हर महकमे का बुरा हाल है, गरीब के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आर्टिकल कहते हैं आइन के आर्टिकल फला 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 फला, जो आर्टिकल आइन पे अमल नहीं करेगा वो क्या होगा? एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, लेकिन आइन पे अमल दरामद कोई भी नहीं कर रहा। ज्यादा गुजारिश है कि हुकूमत पे 2.5 साल हो गए हैं, कुछ थोड़ी सी नजर इनायत करे। गरीबों पे का बुरा हाल है, अस्पतालों की हालत जार बुरी है, लोगों को दवाइयां मैसर हो, लोगों को टेस्ट वगैरह जो है वो फ्री हो, मुफ्त सहूलत देनी चाहिए आवाम को। ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये कब होगा, इससे कोई समझ नहीं आ रही कि हुकूमत किस तरफ जा रही है। हुकूमत के अपने हालात खराब हैं। जी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए मुसा साहब ये बताइएगा कि वफा क्या कर रहा है, और जो हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो इस कदर फ्लॉप क्यों है? जो सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे पहले 5-10 रुपए की चिट होती थी, पर्ची होती थी कि एक गरीब आदमी
बड़ी उम्मीद लेके आया करता था कि मैं जा रहा हूँ, मेरा इलाज हो जाएगा। प्राइवेट क्लिनिक्स में उसका इलाज कराना उसके लिए बस में नहीं था। हुकूमत ने सरकारी जो ये अस्पताल है इसीलिए खोले थे कि गरीबों के लिए ये काम आ सके, और यहाँ पे ये एक मामूली सी चिट लेके तो ये अपना सारा इलाज करवा सके। लेकिन अब तो ये सर ये कारोबार शुरू हो गया, और बहुत ही बड़े अफसोसनाक मराहिल देखने पड़ रहे हैं वहां पे जाए। बहुत सी ऐसी चीजें देखे दिल खून की आंसू होता है। बहुत से मरीज ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बेचारे 2-2 दिन पड़े हुए बेड पे एडमिट हो जाते हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, उनकी तरफ डॉक्टर ही नहीं जाते। और नर्सिंग का मैं जो एक बात स्टाफ है, इतना बदतमीज स्टाफ है, इतना बदतमीज हमला रखा एक है बात इन्होंने, अल्लाह माफ करे। एक चीज मेरे जहन में आ गई। मेरे एक दोस्त कुछ दिन पहले उनका फोन लाहौर से आया कि मेरी बेटी जो ना भतीजी उनकी थी, उनको उसके मतलब कोमे में चली गई। छोटी बच्ची थी 12 साल की, उसको वेंटिलेटर अली फैमिली अस्पताल में नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने वजीर सेहत जो है यास्मीन राशिद, उनसे भी फोन करवाया, उनके पीए से फोन करवाया, लेकिन कोई मसला नहीं। फिर मुझे उन्होंने कहा, मैं फिर गया एमएस के ऑफिस, वहां पे एक दोस्त है उनसे रिक्वेस्ट की, बड़ी मुश्किल से उसको वेंटिलेटर दिलवाया, लेकिन 1-2 दिन बाद वो बच्ची बहुत होगी। मतलब होली फैमिली जैसे अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत अभी तक नहीं है, हालांकि कोरोना के इतने हालात खराब हैं, लेकिन वेंटिलेटर अभी तक कहाँ गए? कहते इतने वेंटिलेटर तैयार हो गए, वो किधर है? सवाल है अवाम का, वो वेंटिलेटर कहाँ है? जी मुस्तफा साहब, जी जनाब। मुस्तफा जी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी गुलाम अली साहब ने कि इतने वेंटिलेटर कहाँ गए। हुकूमत रोज टीवी पर बैठ के कहती है हमने इतने वेंटिलेटर बना लिए हैं, पाकिस्तान खुद कफील हो गया है, पाकिस्तान खुद वेंटिलेटर बनाने में कामयाब हो गया है। ये कहाँ जाते हैं वेंटिलेटर? चाइना ने इतनी वेंटिलेटर दिए, वो कहाँ गए वेंटिलेटर? ये जो अभी बच्ची की बात की है गुलाम अली साहब ने, आपको याद होगा जब पिछले ये 2-4 महीने पहले जब वबा काफी जोर था इस वबा का, कोरोना का, आपको याद होगा डॉक्टर डॉक्टर एक कराची का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो सिर्फ वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसको डेथ हो वेंटिलेटर गई। नहीं मिल रहा था किसी हॉस्पिटल में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस मुल्क का हाल है। इस मुल्क में बस ये एक दूसरे को गद्दार कहना, ये गद्दार 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 में ये पूरे 5 साल पूरे कर देने। अवाम कहीं भी नहीं है, अवाम दरमियान में कहीं भी नहीं है। इनके आपस में झगड़े हैं, इनके आपस में सियासी जंजिशें अवाम हैं, अवाम अवाम कशमकश की है। बात कर रहे हैं, अवाम यही के अवाम है, मामला, यही अवाम अवाम के है। इश्यूज वहीं पे अपनी जगह यहाँ पे खड़े हैं। धक्के खाने होती है, लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो ये अपने तमाम दुख भूल जाते हैं। ये महंगाई भी भूल जाते हैं, ये बेरोजगारी भी भूल जाते हैं, ये जो सेहत की सहूलियात हैं वहां पे ये जो धक्के खा के दलील हो रहे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि जब हमारा लीडर बीमार होता है तो वो लंदन और अमेरिका में भागता है, जबकि हम यहाँ पे जब बीमार होते हैं तो यहाँ पे सड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं यहाँ पे। उस वक्त ये हमारे अवाम मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर मफलूज है। क्या कहेंगे आप? ये अवाम बनी इसराइल की अवाम कौम से ही बदतर है जी। ये बेहिस कौम है, ये बनी इसराइल से भी बदतर कौम है, पाकिस्तान की कौम। इस कौम के बारे क्या क्या कहते हैं? कौम तो है ही नहीं, बहसे कौम ये है ही नहीं है। बंदा बात उससे करता है जो बहसे कौम हो, ये कौम तो है नहीं है। ठीक है, ये इसको हुजूम है, कौन कौम कहेगा? हुजूम है। ये कौम अरे लीडर भी ऐसे हैं और कौम भी ऐसे हैं। ये कुरान का फैसला है, जैसे मैं अवाम वैसे हुक्मरान। एक बात तो करूंगा। अब मैं आपसे असल में एक बात करना चाह रहा था कि मैंने वजीर आजम के पोर्टल सिटीजन में एक मैंने जो कंप्लेंट दर्ज की। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो सरकारी मुलाजमीन है, इनके जो मेडिकल फैसिलिटी सरकारी मुलाजमीन को दी हुई है गवर्नमेंट ने, तो उसमें ये होता है, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो लोग होते हैं हार्ट के पेशेंट, जिनको हार्ट अटैक होता है और इनको फौरी तौर पे इनको ऑपरेट करना पड़ता है, स्टेंट डालने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट पैसे रियम्बर्समेंट बाद में देती है। जब जो पिम्स है वो बिल देगी महकमे को, महकमा बिल जाएगा, वो पास करेगा, तो वो एट अ टाइम उस टाइम पेमेंट मांगते हैं कि जी आप फौरी तौर पे ये बाईपास कराएं या फौरी तौर पे स्टेंट डलवाएं। उस टाइम उनके पास तो पैसे नहीं होते। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप खुदारा इस कानून में तब्दीली करें। आप इस टाइम डायरेक्ट आप जो पिम्स को, ये आप सरकारी अस्पताल को ऑर्डर जारी करें कि कोई पेशेंट आता है तो आप फिल फोर उसको फौरी तौर पे आप इंटरटेन करें, स्टेंट डालना है वो डालें, आप उनका बाईपास करें और बिल मुतलका महकमे को भेज दें। महकमा उनको पेमेंट बाद में करता रहेगा। आज तक यकीन करेंगे 6 महीने हो गए हैं कि मेरे उस कंप्लेंट का अभी तक रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। और पिछले जो प्राइम मिनिस्टर साहब टीवी पर बैठ के, सोशल मीडिया पर बैठ के कह रहे थे जी हमारे पास 26 लाख एप्लीकेशनें आई और हमने 24 लाख एप्लीकेशनों पर फैसला कर दिया। ये पता नहीं कौन सी एप्लीकेशनों में फैसला हुआ, ये कोई पता नहीं कोई इस्मानी मखलूक की एप्लीकेशनों पे कंप्लेंट पे फैसला हो गया, ये किस पे हो गया? मैं एक बात मैं करना चाहूंगा उमर साहब, जी उसका भाई सॉरी, एक बात बड़ी है मुझे याद आ गई कि मैंने जब आज से डेढ़ 1.5 साल पहले दरखास्त दी थी कि हमारे इलाके यूनियन काउंसिलों में डिस्पेंसरी कायम की जाए। यहाँ डिस्पेंसरी कोई नहीं है।
तो 1.5 साल पहले एक खुली कचहरी लगी थी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर उस्मान बुरदास साहब के, वो बड़ी हंगामी, उसमें राशिद शफीक साहब, एजाज खान जाजी MP है, मैंने पूरी जिले इंतजामिया DC और मोहम्मद अली रंधावा साहब थे, वो मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्त नोट किया, लिखा उसको कि ये फौरी तौर पर इसका देखे जाके। राशिद शफीक साहब ने कहा जी आप इसका मुझे भी बताएं तो मैं करूँ। मैंने उनको भी दरखास्त दी, वहां पे भी मामला सबमिट हो गया। लेकिन अभी मुझे वो मैंने फिर वज़ीर आज़म पोर्टल पे भी, आप जिस तरह आपने कहा, वो उस पर भी डाल दी। मुझे कोई हफ्ता 10 दिन पहले कॉल आई महकमा सेहत के एक अफसर साहब की कि इस तरह आपकी एप्लीकेशन आई थी, तो 2 मरतबा वो हमारे पास आई है, लेकिन अभी हम वो आपकी उस पर काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या वजह है? कहते हैं डिस्पेंसरी का बनाना जो है ना, वो महकमा सेहत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बैन हुआ हुआ है। मैंने कहा ये क्या बात है, तब्दीली क्यों? हुकूमत है, ये तो अवाम को रिलीफ देने के लिए कि बैन क्यों है? कहते हैं आज से नहीं है, ये 1992 से बैन लगा हुआ है कि किसी इलाके में डिस्पेंसरी का क्या, बड़े अस्पताल जो है ना, सिर्फ अस्पताल जो है वही रहेंगे, वहीं पे लोगों का खून चूसना है। अगर डिस्पेंसरी बन जाती है, बड़े लोग मगर फौरी में तौर पे, आवाम का खून चूसेंगे, जो गरीब है, आम है, या जो इलाकाई सतह पे कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। मतलब डिस्पेंसरी अगर इलाके में होती है, फौरी तौर पे कोई बीमार है, वहाँ छोटी मोटी मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन वो उस पे है, मतलब अफसोस का मकाम है, इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि डिस्पेंसरी के क्याम पे बैन लगा हुआ है 1992 से, जिसमें नून लीग की गवर्नमेंट रही है, पीपल्स पार्टी की भी रही है, मुशर्रफ दौर भी रहा है, काफ लीग की भी, अब ये तब्दीली सरकार है, लेकिन डिस्पेंसरी नहीं बन सकती अवाम की सहूलत के लिए, ये हाल है। तो इस पे क्या बंदा है, अफसोस किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा कि इस वक्त ये जो अस्पतालों के हालात हैं, ना वहाँ पे खाने का निज़ाम ठीक है, ना वहाँ पे जो वॉशरूम हैं उनकी हालत ठीक है। वहाँ पे आप चले जाएं अस्पताल के अंदर जहाँ पे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक के अंदर आपको इतनी शिकायत मिलेंगी कि जिन मरीजों के या जिन लोगों के खून नहीं लगते, किसी वजह से वो मतलब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके भी खून लिए जा रहे हैं। और जब अगर आप इस तरह से कोई बात करें, अच्छा अपना ही जमा करवाया हुआ खून जब आप वापस लेने जाते हैं, तो वहां पे वो जो हमला है वो बदमाशी शुरू कर देता है। इसी तरह से एक जब 2 साल पहले की बात है, मेरी वहां पे इस हवाले से लड़ाई भी हो गई थी काफी, और उसके 1 हफ्ते के बाद रैपिड मेडिकल फोर्स कायम की गई थी होली फैमिली अस्पताल के अंदर। अब ये नहीं समझ में आ रही कि वो इसीलिए कायम की गई थी कि वहां के जो मरीजों के लवाकिन हैं उनकी हेल्प कर सकें। ये जो रोज झगड़े हो रहे हैं अस्पतालों में मरीजों के, डॉक्टरों के साथ, अमले के साथ, नर्सों के साथ, तो ये उससे कंट्रोल कर सके। लेकिन आज वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हुकूमत का वो भी जो इल्जाम था वो भी ठुस हो गया। क्या कहेंगे मुस्तफा साहब? जी, अपना उमर साहब बिल्कुल इसी तरह ही है। हेल्थ की जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉलीक्लिनिक जैसे अस्पताल की जो लेबोरेटरी है, वो डॉक्टर कहते हैं कि आप बाहर से टेस्ट करवा लें। अस्पताल में तो वो गरीब जा रहा है जिस बेचारे के पास किसी किस्म की भी, उसको 3 वक्त की रोटी खाएगा या अपना इलाज करवाएगा। हॉस्पिटल में तो वही धक्के खा रहे हैं जो बेचारे इस टाइम ना दवाई ले सकते हैं अपनी जेब से, ना वो डॉक्टर की फीस दे सकते हैं, ना वो टेस्ट करा सकते हैं प्राइवेट, वही बेचारे अस्पताल में जाते हैं। और आपको यकीन करें, मरीज जो है, आपको मरीज जो है वो यकीन करें उसको तकलीफ होती है तो वो कहता है जी मुझे मरना मंजूर है, मैं अपने घर पे मर जाऊंगा, वो बेहतर है बजाय मुझे अस्पताल में आप भेजने के। अस्पताल में भेज के मेरी रूह को भी तकलीफ होनी है और मेरे जिस्म को भी तकलीफ होनी है। तो अस्पताल जाने से वैसे हम आदमी अवॉइड करता है। तो इसका अस्पताल का हाल, हुकूमत की तवज्जो ही नहीं है सेहत की तरफ। हुकूमत तवज्जो देगी तो ये सेहत का मामला ठीक होगा, अदरवाइज कुछ नजर तो नहीं आ रहा। अब आपके सामने जैसे गुलाम अली साहब ने कहा, किस किस पे आप वो करेंगे? ना यहाँ पर सेहत का इशू है, ना तालीम का इशू है, ना रोजगार का है। अवाम को तो इशूज एड्रेस ही नहीं हो रहे। आप पार्लियामेंट को देख ले, बने हुए आज 2 साल से ज्यादा हो गए, कितने इशूज, अवामी इशूज पार्लियामेंट में पेश किए गए? कौन से अवामी बिल पास किए गए अवाम के हक में? मुझे बताएं। कोई बिल पास नहीं हुआ। ये नूरा कुश्ती चल रही है और इसी नूरा कुश्ती में 5 साल गुजर जाएंगे और ये कौम जफर मौज यही उनके बैनर लेके, आपकी बात दुरुस्त है, 4 साल इनको गालियां देती है और इलेक्शन का जो सवाल आता है यही प्ले कार्ड इनके लेके कौम, इनके लगा के इनके प्ले कार्ड लेके रोडों पर होती है। तो क्या कह सकते हैं हम इसका? ये जो कौम, जिस कौम के साथ प्रॉब्लम है, मसाइल है, जब वो कौम नहीं चाहती कि इस मुल्क में तब्दीली आए, तो फिर तो फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना। बेशक, बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान साहब, गुलाम अली खान साहब, आपका स्टूडियो में वक्त देने के लिए। हमारे महज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत बात की और शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिस कौम को ख्याल अपनी हालत आप बदलने का।
यहाँ पे मैं एक आखिर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जो अस्पताल की इंतजामिया है उनको का खदारा है, ये जो मरीज आते हैं ये बहुत उम्मीदें लेके आपके पास आते हैं, अपने इलाज की सहूलियात इनके पास नहीं होती है, इसलिए आपके पास आते हैं कि यार आप इनका इलाज करें, आप जो इनको हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी से अच्छी दे सकें। लेकिन यहाँ पे जो आपने लूटमार शुरू की हुई है, यहाँ पे जो आपने जगह टैक्स शुरू किया हुआ है, जहाँ पे जो आपने पार्किंग के नाम पे डबल डबल फीसें शुरू की हुई हैं, या जो दीगर लूटमार, और फिर जो टेस्ट, अगर आप एक मरीज आज यहाँ पे मर रहा है, एक मरीज डायलिसिस का मरीज है, वो आज मर रहा है, या किसी भी दूसरी बीमारी का, कैंसर का मरीज है, मैदे का मरीज है, गुर्दे का मरीज है, किसी भी बड़ी बीमारी का मरीज है या छोटी बीमारी का मरीज है, आप जब डॉक्टर इसको भेजते हैं कि जाए जाके ये टेस्ट करवा के आए, आगे जो टेस्ट करने के लिए जो अमला बैठा होता है वो उसे तारीख देता है 10 से 20 दिन 15 दिन लेट, क्या आप जाएं और 10 दिन के बाद आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है अस्पताल की इंतजामिया से कि क्या यहाँ पे ये जो आपने एक ड्रामा बनाया हुआ है अस्पताल के नाम पे, अस्पताल का नाम होता है हॉस्पिटलिटी से ये लफ्ज निकला हुआ है, उसका नाम होता है मेहमान नवाजी, ना कि लूटमार। और बहुत शर्म की बात है हमारी जो इंतजामिया है अस्पतालों की, और जो अच्छा डॉक्टर्स का रवैया अच्छा है, लेकिन जो एडमिन्स बैठे हुए हैं, जो ऊपर की इंतजामिया बैठी हुई है, वो लोग मिली भगत से, जैसे गुलाम अली साहब ने भी कहा, मुस्तफा खान साहब ने भी कहा कि ये एक माफिया है, ये ऊपर ठगों से मिला हुआ है, सेक्रेटरी सेहत मिला हुआ है, सेक्रेटरी सेहत वजीर सेहत से मिला हुआ है, वो उससे ऊपर मिला हुआ है। तो ये सब एक चेन चल रहा है, अवाम को जागना पड़ेगा इस चेन को तोड़ने के लिए। अगर तो आप अपने लिए सेहत की अच्छी सहूलत चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा निजाम मिले, सेहत का, सेहत की सहूलत अच्छी मिले, तो जागो, उठो और अपना हक लेने की कोशिश करो। जब तक बगावत नहीं करोगे, जब तक हंगामा नहीं करोगे, जब तक हलचल नहीं मचाओगे, उस वक्त तक आपका कोई मसला इस मुल्क में हल नहीं होने वाला। अल्लाह हामिद नासिर।